बजट क्या होता है? यह सरकार के नए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा जोखा होता है, यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा होता है। यह एक संवैधानिक दस्तावेज है क्योंकि यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पेश किया जाता है। और वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2024 तक ही चलेगा। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो ये आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी में से 1-2 क्वेश्चन आने हैं। 100% इसी से आता है, क्योंकि मैं बजट हाईलाइट को यहाँ पर कवर करूँगा और इससे डीप पीटी में तो नहीं जाता है, मेंस में जा सकता है, लेकिन किसी भी वन डे एग्जामिनर, चाहे वो एसएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सबके लिए 1-2 क्वेश्चन इसी से ही आता है। तो आगे हम देखते हैं कि इस हाईलाइट में क्या क्या है। बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगा, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो हाईलाइट कर दूंगा और उसको आप नोट कर सकते हैं और उसी से ही प्रश्न आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका नाम रखा गया अमृतकाल के लिए विज़न। ये बजट का नाम है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। और ये पीडीएफ अगर लास्ट में डाउनलोड करना है तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पूरा लिखेंगे अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, जहाँ भी है ये जितने सब लिखा हूँ सारा आप टाइप करके इंटर करेंगे तो ये वहाँ पर खुलेगा वेबसाइट। वहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में या फिर अलग से इसका सेक्शन होगा, दिख जाएगा आपको रिसेंटली अपडेटेड में। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें देखिए 3 बात पे ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है देते हुए नागरिकों के लिए अवसर है ये। फिर क्या है, रोजगार सृजन में वृद्धि करेंगे और सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण बनाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन को इसको ठीक करना है, युवा वर्ग पे ध्यान देना, नागरिकों के लिए अवसर देना है, रोजगार में भी वृद्धि करेंगे। ये 7 प्राथमिकताएँ क्या क्या है, इन्होंने अपने 7 प्राथमिकताएँ रखी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या है 7? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, युवा शक्ति, फिर इसके नीचे हो गया क्षमता उभारना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र। ये आप लिख लेंगे एक लाइन से और इसको याद कर लेंगे क्या क्या है। आगे देखते हैं क्या क्या है। सबका साथ सबका विकास, यानी समावेशी विकास इसको बोला जाता है। अब कृषि एरिया में क्या क्या किया गया और सहकारिता में क्या क्या किया गया, ये देखिए। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करेंगे, जहाँ की बहुत सारी चीज़ें अभी क्या करेंगे, ये डिजिटल मोड में करने वाले हैं, यानी ऑफलाइन नहीं, डिजिटल। क्या क्या करेंगे, किसानों के लिए सुलभ समावेशी शिक्षा पर समाधान, यानी कोई अगर प्रॉब्लम है किसान को, ये डिजिटली रूप से, यानी घर बैठे आप टेलीफोन पर, वेबसाइट पर देख के, मोबाइल से आप अपना समस्या को सुलझा सकते हैं। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना करेंगे। ये क्या है कृषि गति, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। ये अब गांव में भी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कुछ कृषि के लिए करेंगे, यानी कि निचले लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। फिर ANB यानी बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत है यहाँ, ANB का मतलब आत्मनिर्भर भारत, बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, मतलब इसमें बागवानी में को ध्यान दिया जाएगा, हाई वैल्यू की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कि अब धान चावल नहीं, आपको दूसरे पेड़ पौधों को लगाने के लिए, फसल को लगाने के लिए ये प्रोत्साहित करेंगे, ताकि जो महंगे आइटम है उसको आप लगाइए खेत में और उसको उपजाइए, ताकि आपका जो आय है वो बढ़े। लक्षित निधि, यानी कि यहाँ पर आप उन पैसा खर्च करेंगे सरकार और देंगे, जैसे पशुपालन में देंगे, डेयरी में देंगे, मत्स्यिकी में देंगे, 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, ऋण लोन देंगे। और पता है कि लोन लेके लोग कहीं ना कहीं तो माफ़ करा ही लेते हैं, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं आप। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, यानी श्री अन्न योजना है, इसमें से आपको मिलेट यानी कि जो रागी होता है, दलिया होता है, दाल होता है, दलहन को यहाँ पर इसको बढ़ावा देंगे। अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। हैदराबाद में एक अनुसंधान का संस्थान है। फिर व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना करेंगे, यानी आपको स्टोरेज की समस्या नहीं होगी। आपके अगर घर में ज़रूरत है, जगह नहीं है, तो आप स्टोरेज में जाके
गवर्नमेंट का कम पैसे में आप वहाँ जमा करा सकते हैं, ताकि जो है बिक्री करने में क्या करेंगे, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा। यानी जब समय आएगा तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं बेच के। फिर किसी को संस्थागत ऋण में वृद्धि, यानी इंस्टीट्यूशनल ऋण जो है देंगे वो। अभी इन्होंने 2022 फाइनेंशियल 186 करोड़ का लाख रुपए का दिया है, आवंटन किया है। फिर खाद्यान्न उत्पादन जो 2022 में हुआ बहुत ही हुआ, 320 मिलियन टन में हुआ है, इतना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। इसमें दोनों को शामिल किया, जो करेंगे और जो हुआ है वो भी उन्होंने इसमें दिया है। सबका साथ सबका विकास यानी समावेशी विकास, इसमें क्या, स्वास्थ्य में क्या करेंगे, 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे। पहले से मेडिकल कॉलेज है 157, मैंने ये एडिशनल नोट किया है ताकि आप ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर सिकल सेल एनीमिया, ये इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू कर रहे हैं। ये सिकल सेल एक ब्लड का एक बीमारी होता है। फार्मास्यूटिकल्स विकास में अनुसंधान, रिसर्च करेंगे मेडिकल क्षेत्र में, यानी कि दवाएं के क्षेत्र में बढ़िया दवाई मिलेगी, बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशाला में सुविधा के लिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान यानी रिसर्च करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे ICMR में, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर में। कि स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च में वृद्धि करें, GDP का कितना %, हेल्थ पर 1.4 करेंगे। अब पहले था, अब 2.1 कर रहे हैं, पहले कितना था 2.4, अब 2.9 करेंगे एजुकेशन में और हेल्थ में। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप नोट कर लेंगे। इस शिक्षा और कौशल में क्या क्या करेंगे, ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशिक्षण केंद्र, हर जिला में प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे और उसके लिए प्रशिक्षण देंगे। फिर बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, यानी कि आप घर बैठे आप डिजिटल लाइब्रेरी, कोई भी किताब डाउनलोड कीजिए, पढ़िए आप आराम से, कहीं से भी, गांव के कोनों कोनों से लेकर शहर तक, हर किसी को घर बैठे मिल जाएगा डिजिटल। पंचायत और वार्ड लेवल पर भी पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे कि पंचायत लेवल पर भी पुस्तकालय होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे लिए तो मेरे अनुसार तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबके लिए सुविधाएं लाएँ, क्या क्या, ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने। ये पिछले साल का 2022 का डाटा होगा जो उन्होंने किया है। एक PM किसान के तहत कितना दिया है, 1.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण करेंगे, नहीं सॉरी, ये 2023 के लिए है, क्या क्या करेंगे वो। इसी तरह से PMSBY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्ति के लिए जो बीमा होता है ना, SBI लाइफ इंश्योरेंस में होता है बीमा, वही वाला PMJJY की बात कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा कवर करेंगे। फिर 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, जो गए हैं वो गए हैं, वो मतलब पिछला किया है, और जो करेंगे वो बताया गया जाएगा। 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते खोला है उन्होंने। मिर्जोला की तरह 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिया है। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ टीके दिए गए हैं। ये है लेकिन लेस इम्पोर्टेंट है ये डाटा, क्योंकि फ्यूचर में जो करेंगे वो उस पर ज़्यादा है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते रहूँगा। वृद्धि लोकसार बनी रहे, यानी रियल GDP, फिर ग्रोथ, फिर उसका फाइनेंशियल लेवल। ये एक डाटा है लाख करोड़ में, ये GDP का मतलब 7% तक बता रहे हैं उनका GDP जाएगा, ग्रोथ जाएगा। फिर बेरोजगारी 4 वर्षों में सबसे निम्न होगी, यानी 7.2 है। 2019 से उन्होंने कैलकुलेट किया है, 2022 तक जो उनका डाटा है 7.2% ही है बेरोजगारी दर। बीच में बढ़ा था कोविड के समय में। फिर अंतिम छोर तक पहुंचना है, यानी PVD-PG, यानी ये होता है आदिवासी समूह के लिए जो मिशन शुरू किया, उनमें 15,000 करोड़ लगाए, 3 साल में लगाएंगे, यानी 5-5 हज़ार करोड़ लगाएंगे एक साल में। फिर कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता करेंगे। वहाँ पानी की कमी है, जहाँ सूखा है उसको पैसा देंगे ताकि वहाँ से कोई नल लगाया जाए, पंप सेट लगाया जाए। फिर 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोलेंगे और शिक्षक की भर्ती, यानी कि 38,800 टीचर प्लस स्टाफ, इतना की भर्ती हो जाएगी। अब तैयार हो जाइए, तैयारी करते रहिए, अब टीचर स्टाफ का भर्ती निकलने वाला है आवासीय स्कूल में।
फिर प्राचीन पांडुलिपियों के लिए डिजिटल करेंगे। भारत श्री की स्थापना है, पहले से जो अभिलेख हैं उसके लिए, और पहले जो पांडुलिपि होता है यानी कोई ताड़पत्र पे कहीं कहीं किसी ने लेख किया होता है उनके लिए भारत श्री योजना लाए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश यानी कि अवसंरचना और निवेश में न्यू अवसंरचना उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। ये इसमें बढ़ाएंगे। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सेक्रेटरीट, मतलब जैसे पहले सहकारिता मंत्रालय बनाया था उन्होंने, अब जो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सेक्रेटरीट ही बना दिया अलग से, ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी। पूंजीगत निवेश खर्च को बढ़ाया गया, 33.4 करोड़ परसेंटेज से बढ़ाया तो 10 लाख करोड़ हो गया है पूंजीगत निवेश। फिर अवसंरचना जैसे कि रोड हो गया, रेल हो गया, सड़क, ये सब चीज़ों में प्रोत्साहन करने के लिए सरकार 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ दिया है उन्होंने। हाईएस्ट पूंजीगत खर्च किया, सबसे ज़्यादा खर्च किया है पूंजी में। फिर पत्तन हो गया, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना, मतलब 100 टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का परियोजना है वो दिया गया। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, क्योंकि हिंदी के लिए बहुत सारे मटेरियल कम मिल रहे हैं और बहुत सारे समझ में नहीं आते, इसलिए ये आप वीडियो देखेंगे तो आप वो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा कि क्या कौन सा टर्म क्या क्या चीज़ है। फिर यहाँ UIDF यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाए। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 शहर में शहरी संरक्षण का रक्षण करेंगे। कैटेगरी 2, 3 होता है यानी कि जो मेट्रो सिटी उसके बाद वाले तो कैटेगरी बोला जाता है। यहाँ देखिए, क्षमता उभारना यानी आस्था आधारित सरकार। अब कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, क्षमता उभारने क्या क्या करेंगे, उपाय क्या करेंगे, जिसका परिणाम क्या क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे AI का निर्माण करेंगे। 3 शैक्षणिक संस्थानों में विशेषित AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आ गया है। चैटबॉट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे एलेक्सा है, आप कुछ बोलेंगे उसका जवाब निकाल के दे देगा। तो कृषि, स्वास्थ्य और धर्मीय शहरों में AI आधारित समाधान करेंगे, यानी एग्रीकल्चर में लाएंगे, हेल्थ में लाएंगे, और जो अर्बन है शहर में लाएंगे AI। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करेंगे। कुछ डेटा जो अपने इंडिया में रखने के लिए एक डेटा लाएंगे, ताकि बाहर विदेश में डेटा उसका दुरुपयोग नहीं हो सके। फिर स्टार्टअप और एकेडमिक द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाने की एकेडमी को यानी कॉलेज को, रिसर्च जो संस्थान है उसके लिए गुमनामी आंकड़ा जहां तक पहुंच नहीं पा रही है अभी इंडियन सरकार, उसको तक पहुंच के लिए संभव बनाएंगे। जब ये पॉलिसी बनाएंगे तो वहां तक पहुंच हो जाएगा। विवाद से विश्वास यानी MSME में कुछ अगर आप उद्योग शुरू करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके लिए एक लचीला लाएंगे, मतलब उसको सामंजस्य दोनों के बीच का रास्ता बनाकर कुछ समय सोल्यूशन निकालेंगे ताकि आपका उद्योग चले। कोविड अवधि के दौरान प्रभावित MSME को राहत, यानी पहले जो कोविड में जो प्रॉब्लम हुआ था MSME को, उसके लिए ये लाया गया है। फिर विवाद से विश्वास टू सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम लाएंगे, वही जो मैंने बोला। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविधानात्मक विवाद में तेजी से, जब विवाद होगा जो तेज़ी से निपटान हो जाएगा, यानी कोर्ट कचहरी ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आप अलग से एक लाएंगे। अब देखिए यहाँ तो डिजिटल पुस्तकालय पहले से ही कर दिया था, मैंने पहले अलग से भी मेहनत किया है इसको लिखने के लिए, अलग से दूसरे स्टेटमेंट से भी मैंने निकाला है, तो ये मत समझिएगा कि ओनली हाईलाइट है, ये अलग से उसका मेन पॉइंट का भी इसमें सार दिया गया। अभिलेख का भारतीय साक्ष्य भंडार बनाएंगे, 1 लाख अभिलेख के लिए एक भंडार बनाएंगे, यानी कि अभिलेख है जो लिपि पहले अशोका का अभिलेख था, जैसे अपना प्रयाग प्रस्तुति है, तो उस सब के लिए एक अलग से डिजिटल अभिलेख बनाएंगे। E-कोर्ट का 3 चरण 3 शुरू करना, इन 7,000 करोड़ रुपये इन्होंने E-कोर्ट के लिए आवंटन किया है। कारगर न्याय प्रशासन, यानी कि अब बहुत सारे जो आपका जो गवाही है या फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वो कभी कभी घर में भी अब करने का प्रावधान करके रखा करने के लिए किया गया। व्यावसायिक उद्यमियों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग एनलिटी डिजिटल लॉकर, यानी कि जो भी आप जो व्यावसायिक उद्यम है यानी कि जो इंडस्ट्री है या तो फिर कोई धर्मार्थ न्यास है यानी कोई जो मंदिर है उसके
उपयोग के लिए एक डिजिटल एंटिटी, मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए, उनके लिए एक डिजिटल लॉकर बनाएंगे। नहीं अपने वो चीज़ें जो संपत्ति है, जो कागज़ है, दस्तावेज है, संपत्ति नहीं, जो दस्तावेज संपत्ति भी हो सकता है, डिजिटल लॉकर की स्थापना करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी उसको संग्रहित कर सके। व्यावसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेजों का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रहण और साझा और सुसाध्य बनाना, मतलब वो अपने जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का है, कुछ और है, पैसा का है, वो रखेंगे और कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो आराम से वो दे सकते हैं। 5G के लिए 100 लैब बनाएंगे एप्लीकेशन के लिए, यानी 5G सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे रोज़गार बढ़ेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिए जाएगा। गोट कर्मयोगी, यानी एक गोट कर्मयोगी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लाया है उन्होंने। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेंगे उनको ये दिया जाएगा। ये प्रयोगशाला में निर्मित हीरा LDG क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान करेंगे, यानी कि जो हीरे के लिए है बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। आयात, यानी हीरा बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसको कम करेंगे। हरित विकास के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी है। PM परिणाम की शुरुआत, यानी एक योजना है। इसमें क्या है, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यानी जो पहले से जो हमारा उर्वरक है वो बहुत ही नुकसान कर देता है, मिट्टियों को नुकसान कर देता है, तो उसके लिए क्या करना है, एक वैकल्पिक उर्वरक लाया जाए। जैसे अभी नैनो यूरिया है, आप 100 ml में मतलब 5-10 कट्ठा में छींट सकते हैं। पहले क्या था, 10 किलो लेना पड़ता है तब जाके होता है। 500 नए अपशिष्ट धन संयंत्र बनाएंगे। अपशिष्ट के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम भी लाया है। और नेट हरित हाइड्रोजन मिशन भी लाया है। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना। अमृत धरोहर योजना है, किसके लिए, आर्द्र भूमि के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, टूर और मतलब पर्यटन को विकास के लिए और आपको इनकम के लिए भी है। संभारणीय मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेयर होल्ड हैबिटेट इसका नाम है। संभारणीय परितंत्र विकास का नाम, इसका मिस्टी का नाम है। टेंजिबल इनकम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिस्टी। ये क्या करेंगे, तट रेखा के साथ मैंग्रोव पौधशाला के लिए ये लाया गया है। इसके साथ साथ में अमृत धरोहर को मिलाकर, ये दोनों योजना मिलाकर ये काम करेंगे। जो शोर लाइन है, यानी कि जो समुद्र के बगल में बहुत सारे आर्द्र भूमि है, उसके लिए लाया गया। अन्य पहले क्या है, उसके पहले हम ये सतत विकास हरित ऋण कार्यक्रम देखेंगे। इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके साथ में ये शामिल कराएंगे, अटैचमेंट कराएंगे, यानी उसके साथ मिलकर काम करेंगे, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है। एग्रीकल्चर में लोन देंगे। एग्री लोन सोसाइटी, यानी कि जो एग्री लोन सोसाइटी एक होता है जहाँ पर जो कि कृषि ऋण देता है, इसके लिए उसको कंप्यूटराइज करेंगे, यानी वहाँ मैनुअल काम चल रहा है तो उसके लिए कंप्यूटराइज करेंगे। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र बनाएंगे। फिर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देंगे। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा देंगे। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन, यानी कि आपको अगर गाड़ी चेंज करना है, ज़्यादा वहाँ धुआं दे रहा है तो उसके लिए फंड देंगे। फिर PM मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये दिया गया है, यानी मछली पालन के लिए भी कुछ पैसा मिलेगा। अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। PMKVY 4.0 की शुरुआत, इसमें कोडिंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, रोबोटिक्स होगा, 3D प्रिंटिंग होगा, ये सब पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी बनाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पूर्ण पैकेज रहेगा, इसमें कि 50 सेंटर, यानी कि पूरा ऑल इंडिया में 50 सेंटर ऐसा रहेगा जहाँ पर वहाँ पर विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश, ये एक प्रोग्राम लाया है। ये क्षेत्र विशेष और उद्यम कौशल के समन्वय के पर आधारित है। मतलब कुछ एरिया है जहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पर देखने के लिए, जैसे केरला वगैरह है और कहीं बहुत, तो उस क्षेत्र के लिए भी समन्वय करने के लिए यहाँ पर एक योजना लाया ताकि विदेश भी आकर यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन,
यानी जो ओपीडी एक जिला एक उत्पाद जो लाया था, अभी हम देख रहे थे कि हर स्टेशन पर एक एक उत्पाद लेकर बेच रहे थे सामान, उसी के लिए लाया गया यूनिटी मॉल। यहाँ पे एक मॉल लाया गया कि वो लोग भाई अब तुम स्टेशन मत बेचो, लेकिन वहाँ पर एक मॉल लाया जाएगा, वहाँ पर हम बेचेंगे। 80 उत्पाद वहाँ बिकेंगे, अब विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर वित्तीय क्षेत्र में क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेंगे। ऋण देने में दक्षता लाएंगे, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम ला रहे हैं। 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉप्स निधि का विस्तार करेंगे, यानी 2 करोड़ तक ऋण अब एमएसएमई में मिल सकता है। यहाँ पर ये देखिए, मंथली जो अकाउंट खुलता है, मासिक खाता बोलते हैं, उसमें 9 लाख तक आप रख सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ज्वाइंट अकाउंट मतलब टैक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक लिमिट दिया गया, 9 लाख तक बढ़ाया गया, पहले नहीं था। अब ज्वाइंट अकाउंट में आप 15 लाख रख सकते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र लाए हैं, 2 लाख की राशि के लिए जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नगी लघु बचत योजना लाए हैं, यानी 2 लाख की राशि तक आप 2 वर्ष के लिए जमा करेंगे, उसमें आपको 7.5% इंटरेस्ट देंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, बचत योजना में पहले 15 लाख ही जमा कर सकते थे, अब बचत योजना 30 लाख कर सकते हैं। अन्य पहल, गिफ्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना रहे हैं व्यवसायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। और शेयर बाजार में शैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करेंगे। शेयर मार्केटिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह किया जाएगा। अब राजकोषीय प्रबंधन पे आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण देंगे। 2023-24 के भीतर पूंजीगत खर्च व्यय पर खर्च किया जाना है, उसके ऊपर ऋण मुक्त ब्याज मतलब ब्याज मुक्त ऋण करेंगे। राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए अनेक सुधारों से संबंधित होंगे। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि 3.5% ही रखना है राजकोषीय घाटा। 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहमत, यानी कि आप इलेक्ट्रिक लाइन लॉस में जहाँ की इलेक्ट्रिक में 0.5% वो कर सकते हैं, बाकी 3.5% ही रखा जाएगा, जिसमें कि 0.5% इलेक्ट्रिक के लिए। राजकोषीय समीकरण 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है, यानी 1-2 साल के बाद में ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ वृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा क्या क्या है राजकोषीय, जैसे प्राइमरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। ये डाटा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी फिस्कल डिफिसिट 5.9 है %, फिर आपका प्राइमरी ये रेड वाला है 2.3 और रेवेन्यू डिफिसिट जो है 2.9 है, यानी रेवेन्यू डिफिसिट 2.9, प्राइमरी डिफिसिट 2.3 और 5.9। ये डाटा आया था लास्ट 67 बीपीएससी में, तो आप इसको जरूर ये ध्यान देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जीएसटी का मासिक राजस्व 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। सरकार का बढ़ता पूंजीगत खर्च यानी 10 लाख करोड़ से भी ऊपर हो रहा है पूंजीगत खर्च। एनपीए की दशा सुधरी, यानी कि एसेट सुधरा है बैंकों का, नहीं तो पहले तो सब भाग रहे थे नीरव मोदी, तो प्रॉब्लम हो गया था, अब सुधरा है, 5.0 पर आया है। 9 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि अभी इंडिया 9 महीने तक खरीद सकता है सामान बिना किसी इनकम के, मतलब इतना पैसा हो गया है इंडिया के पास में। ये $400 के लगभग है। फिर थोक मुद्रा से मेल खाते खुदरा मूल्य, यानी कि अभी क्या है कि जो महंगाई है लगभग कंट्रोल में है, जितना थोक मुद्रा है उससे ही आसपास लगभग हमारा खरीद वाला है, खरीद मूल्य है। कर टैक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग टैक्स के ऊपर जानना जरूरी है। उच्चतर निर्यात करेंगे, अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण करेंगे, यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है,
जैसे साबुन में टैक्स होता है, हमें पता नहीं चलता, ऑटोमेटिक लगता है और उसका प्राइस बढ़ जाता है, जो कि डायरेक्ट हमें इनकम से नहीं लगता है। कोई सामान खरीदते हैं तभी हमको लगता है, वो हमें पता भी नहीं चलता है। तो उससे क्या होगा, अगर वो सरलीकरण करेंगे या फिर कम करेंगे तो उससे हाई एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उच्चतर घरेलू विनिर्माण में सहायता मिलेगी, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, हरित ऊर्जा और गतिशीलता मिलेगी। एक टर्म है बस, इसमें ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन क्या क्या जो है। इन सीमा शुल्क क्या होता है, मतलब जब कोई सामान हमारे यहाँ आता है या हमारे यहाँ से जाता है तो एक सीमा शुल्क लगाया जाता है। तो उसी में कुछ परिवर्तन किया है, उससे क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे लिथियम आयन बैटरी के लिए वस्तुओं के आयात पर कम कर दिया है, तो पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए लाभ क्या हो गया कि अगर बैटरी आएगी तो जो परिवहन है, जो जैसे कि बैटरी जैसे कार आ गया है, बाइक आ गया, तो उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। मोबाइल कैमरा लेंस का आयात पर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे मूल्यवर्धन बढ़ाना। मोबाइल कैमरा लेंस के इंपोर्ट करेंगे तो मूल्यवर्धन मतलब अच्छे कैमरा वगैरह बन सकते हैं, मोबाइल इंडिया में भी बन सकते हैं। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल रसायन उद्योग के लिए लाभकारक होगा। श्रिम्प आहार के उत्पादन में मुख्य इनपुट, इन्हें आधिकारिक समुद्री निर्यात के लिए है। श्रिम्प आहार प्रयोगशाला निर्मित हीरो के लिए विनिर्माण के लिए बीज, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखेंगे तो उससे भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए करेंगे तो एमएसएमई के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी। शुल्क अपवंचन पर रोकने के लिए, यानी कि जो हमारा अपवंचन होता है, शुल्क हमारा अपवंचन का थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिएगा, यहाँ तो अपवंचन ही है। डायरेक्ट टैक्स पर क्या क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या करेंगे, अनुपालन के बोझ को कम करेंगे, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाएंगे और नागरिकों को कर राहत प्रदान करेंगे। यानी टैक्स में कुछ छूट मिला है, इसका लिमिट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब पोर्टल पर 45 विवरणों को 24 घंटों के भीतर समाहित किया गया। यानी पहले बोल दिया कि जो पोर्टल है 45 अगर % को 24 घंटे के अंदर ही निपटा लिया गया, यानी कि उसका सोल्यूशन कर दिया गया, उसका रिफंड जारी किया। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर 16 दिन भर गया, यानी कि आपका जो टैक्स जो भरेंगे उसका जांच पड़ताल सब वो कर देंगे 16 दिन में, और जो रिफंड होना है वो कर देंगे। इस साल 650 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। निजीकरण को सरल बनाए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। 0 से 3 लाख के बीच में नील है, कोई इनकम टैक्स नहीं। 3 से 6 में 5% है, 6 से 9 का % 10% है, 9 से 12 लाख के बीच 15% है, 12 से 15 लाख के बीच 20% है, 15 लाख के ऊपर है तो 30% है। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। अगर नया टैक्स में आयकर छूट के लिए अगर नया टैक्स आप लेते हैं तो 2 तरह के टैक्स का एक अभी चल रहा है कैलकुलेशन, उसमें से स्विच करना होता है, किसी को नया किसी को ओल्ड पुराने में, उसमें 7 लाख कर दिया। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम अधिवारी 37%। 5 करोड़ से अधिक इनकम है तो अब 25% लगेगा, पहले 37% लगता था। वेतन भोगी हैं, पेंशन भोगी हैं, उसमें भी कुछ लाभ नई व्यवस्था में दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए जो गवर्नमेंट में नहीं है और उनका जो छुट्टी नकदीकरण, यानी कि जो पैसा उन्होंने छुट्टी के बदले में जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाकर 25 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। पहले टैक्स लग रहा था, अब नहीं। अब प्रीमियम में 5 लाख के ऊपर प्रीमियम में ऊपर टैक्स है, 5 लाख के नीचे का प्रीमियम में टैक्स नहीं है, यानी कि जो पर मंथ भरते हैं। उद्योगों के लिए लाभों का सरलीकरण, अब यहाँ पर एक्ट 21676 में डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया, यानी कि पहले क्या होता था कि वो वहाँ 2 साल का सज़ा था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। अग्निवीर का जो फंड में पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नॉट टैक्स। वैकल्पिक कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायिक के लिए सक्षम बढ़ाएगा। 95% प्राप्ति नगद रहित होगी, यानी कि 95% जो पैसा का ट्रांजेक्शन होगा वो कैशलेस रहेगा, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही कर सकते हैं।
टैक्स नॉट 2%। अगर लेकिन उसमें अगर टैक्स भी मिले लगेगा, आपके टोटल टर्नओवर जितना है उससे 5% से अधिक नहीं लगेगा। एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर भी दी जाएगी। यानी कि जो कटौती मिलेगी वो आपको वास्तविक रूप से जो आपने रियल में ट्रांजेक्शन किया है। लोन गारंटी योजना लाया है, 9,000 करोड़ का दिया है उन्होंने एमएसएमई में। 31 मार्च 2022 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कारपोरेट कर का लाभ देंगे। जो 2024 तक आप अलग से नया इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उसमें 15% का लाभ देंगे। अब पीसीएएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नगद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा यानी 2 लाख जमा कर सकते हैं। पीसीएस क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एग्रीकल्चर का सोसाइटी है। और पीसीएआरडीबी क्या है? प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी ग्रामीण स्तर पे जो कृषि के और रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं उसके 2 लाख की उच्चतर सीमा प्रति सदस्य, मतलब नगद में जमा कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ की उच्चतम सीमा, यानी अब सहकारी समिति टीडीएस के लिए 3 करोड़ लग सकता है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जब सोर्स जहाँ से पैसा जा रहा है, ट्रांजेक्ट हो रहा है, वहीं पर आपको टीडीएस काटा जाएगा। और जीएसटी के चैप्टर में है। स्टार्टअप करने के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन डिडक्शन की तारीख 1 वर्ष तक विस्तार किया जाएगा। नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो 1 साल का छूट दिया गया है, यानी अगले साल से आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टअप की शेयरधारिता को निगम के 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित करने पर हुई हानि को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। यानी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो 7 से 10 वर्ष में परिवर्तित करने पर, यानी कि वहाँ जो हानि हुई, यानी 7 साल से 10 साल के बीच में अगर आप वहाँ चल रहा है, आपका कुछ हानि हो रहा है अगर, तो जो हानि होगी उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके ऊपर भी लाभ दिया जाएगा। नहीं ठीक है, आपको हानि हुई है तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार की समिति के लिए स्थापित परिबंधक बोर्ड और आयोग की आय को कुछ क्षेत्रों में आय पर छूट मिल गया है, तो बाद में डिटेल में आप देख सकते हैं। इससे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं केंद्र राज्य के। 1 मार्च 2025 तक आईएएफसी गिफ्ट सिटी को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लाभ का विस्तार किया है। यानी कि कुछ गिफ्ट सिटी एक मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इस पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, उसके साथ लोकल फाइनेंशियल सर्विस रहेगा। ये जो है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होता है और ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है, उसमें कुछ छूट दिया रहा है। रुपया आता कहाँ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बने रहिए, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। अब हम लोग 15 पेज तक चले गए हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। जैसे इनकम टैक्स से 15% आता है, बहुत ही अच्छा डाटा है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लेंगे। जो समझ में नहीं है कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ऋण और अनदेयता यानी कि लोन से आपको 34% आया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर से 15%, कर राहत प्राप्तियों यानी कि जो टैक्स नहीं कर रही प्राप्ति, जो टैक्सेबल जो रिसिप्ट है उसमें से 6%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों में 2%, सीमा शुल्क से 4%, जीएसटी से आया है 17%। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है? लोन से आया है। ये पूछता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कहाँ से हम भारत सरकार को पैसा आता है, तो लोन से आता है 34%। अब सबसे कम कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों से, यानी जो पूंजीगत प्राप्ति से 2%, ये सबसे कम आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। सीमा शुल्क से 4%, थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके आप देख के समझ लेंगे। रुपया कहाँ जाता कहाँ है, यहाँ पर जाने वाला भी दिखाई दे रहा है। देखिए, पेंशन में 4% जाता है, ब्याज भुगतान में 20% जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो आप ब्याज भुगतान में ही जाता है। फिर सेंट्रल केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो मतलब स्पेशली सेंटर का योजना है ओनली, बिहार सरकार या कोई भी यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार उसमें पैसा नहीं देती, उसमें 9% जाता है। सब्सिडी में 7% जाता है, डिफेंस में 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% जाता है, यानी कि जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात कर रहा है।
वित्त आयोग और अन्य में 9% जाता है फाइनेंशियल। कर और शुल्कों में राज्यों के हिस्सा, यानी कि राज्यों को 18% देते हैं। यहाँ पर ये अन्य 8% है। कहाँ जाने वाला है इसमें से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्याज भुगतान में जाता है। फिर पूछ देगा कि पेंशन में कितना जाता है, तो 4% जाता है। अब आवंटन किया गया है किस किस मिनिस्ट्री को कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग को 2.70 करोड़। ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेल मंत्रालय को 2.41 करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले को 2.06 करोड़। होम मिनिस्ट्री को 1.96, यानी गृह मंत्रालय को 1.9। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ और ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60, यहाँ लाख करोड़ में है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़। संचार में 1.23 लाख करोड़। अब कुछ योजना है, मुख्य योजना है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास, जल जीवन मिशन, इसमें कितना दिया है? पहले दिया था 100 करोड़, अब दिया है 1250 करोड़, यानी दवाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग। जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ दिया था, अभी 70,000 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ को बढ़ाया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में जो देखे थे कि 740 से इतना मॉडल स्कूल बढ़ाएंगे, उसमें 2,000 करोड़ पहले दिया था, अभी 5943 5,943 करोड़ रुपए दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत पैसा दिया है, 79.590, यानी गरीबों के लिए आवास अब मिलेगा आराम से। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 5,172 करोड़। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट यानी कि 7 सिस्टर है, जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इम्फाल, ये सब जो मणिपुर है, इनके लिए दिया गया है 2,491 करोड़। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर आप देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है। राजस्व प्राप्तियाँ जो है 2026 फाइनेंशियल में आने वाला है 26.3 लाख करोड़ होगा। पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है यहाँ पर लाख करोड़ में, हाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है 18.7 करोड़, ये डाटा याद रखना है। राजस्व रेवेन्यू जो रिसिप्ट है, यहाँ कैपिटल रिसिप्ट है 18.7 और 26.3। खर्चा कितना हो रहा है? 35 लाख करोड़। तो प्रभावी पूंजीगत खर्च क्या हो गया? 13.7 लाख। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको पेज में लिख लेंगे। और जहाँ जहाँ जो समझ मैंने ब्रीफली किया, वीडियो को छोटा के लिए ज़्यादा इलोबोरेट नहीं किया है, इसलिए आप इसको समझ लेंगे। और आप को जहाँ भी दिक्कत हुई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसको PDF पाने के लिए हमने पहले ही बता दिया कि https यहाँ पर लिखेंगे examhindiofficial.com पर जाएंगे। ये PDF आपको अवेलेबल है, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।